आइए अब हम आपको सीधे कांग्रेस मुख्यालय लिए चलते हैं, जहां पर इस वक्त कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ध्वजारोपण कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में यह कार्यक्रम, पीछे जनार्दन द्विवेदी, मोतीलाल वोहरा, कांग्रेस के तमाम नेता। लेकिन गौर करने वाली उर्मिलेश जी बात यह है कि जब लाल किले पर यह इवेंट हो रहा था तब राहुल गांधी कहीं नजर नहीं आए, और जो रिपोर्ट्स इस वक्त आ रही हैं वो संभवतः वहां पे थे ही नहीं। हाँ, मुझे भी लगा कि शायद पीछे हों, क्योंकि वो सांसद हैं केवल, और प्रोटोकॉल के हिसाब से उनकी सीट शायद पीछे होगी, लेकिन अगर नहीं थे तो ये आश्चर्यजनक है। और यहाँ भी वो नहीं दिख रहे हैं, तो पता नहीं उनकी जो शैली है, राजनीतिक शैली, खासकर इस तरह की चीज़ों में उपस्थिति दर्ज कराने की, वो वाकई कई बार हैरान भी करती है। लेकिन हो सकता है कि कोई अन्य व्यस्तता हो, या ये तो वही बता पाएंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि ये एक आश्चर्यजनक है, होना चाहिए ऐसे मौक़ों पर उनको। लेकिन इसमें जनार्दन द्विवेदी की वापसी नजर आ रही है, क्योंकि वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं पार्टी के, ये एक बड़ी अहम बात है। तो ऐसे मौक़ों पर एआईसीसी में गलत मैसेज जाता है नलिनी जी आपके हिसाब से, राहुल गांधी अगर गैर हाजिर रहे तो? जी बिल्कुल जाता है, लेकिन इस मंच पे तो उनको होना ही चाहिए, पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। चलिए आप वहां नहीं पहुंचे, वो भी गलत था। उनको यहाँ पे ना आने की तो कोई बात ही नहीं है। उनको लगता है कि अपनी राजनीतिक उनकी शक्ति इतनी है कि वो पूरा का पूरा पार्लियामेंट का सेशन ही उसको रोक सकते हैं। नहीं, पर ये तो देश की तौहीन है। हाँ, वो तो मैंने कहा कि इसलिए वो बड़े व्यक्ति बन चुके हैं राजनीति में, तो वहां तो आना जरूर, और खासकर विपक्ष के होने से तो वहां आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपके उपाध्यक्ष महोदय को नहीं लगता कि लाल किला जाना जरूरी है? आपके उपाध्यक्ष को ये नहीं लगता कि अगर कांग्रेस मुख्यालय में ध्वजारोपण होता है तो मंच पे खड़ा रहना जरूरी है? इससे क्या फर्क पड़ता है? हमारे क्या कमाल की बात है, हमारे पार्टी की आजादी का पर्व हम लोग मना रहे हैं। मुझे एक मिनट बीच में, एक मिनट, हमें आजादी के और देशभक्ति की पाठ किसी से नहीं लेनी है। हम कांग्रेसियों को, कांग्रेस के लोगों को, और कहाँ पे है मुझे इसकी, यहाँ पे लखनऊ में बैठा, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन किसी से भी हमें राष्ट्रभक्ति और आज़ादी की लड़ाई का और आज़ादी का होड़ लेने की आवश्यकता नहीं है, और न उसमें किसी के सर्टिफिकेट की हमें आवश्यकता है। आज हम आप बैठे हैं माननीय मोदी जी के 15 अगस्त के वक्तव्यों पे। नहीं, इतना आसान नहीं है। अगर अपने आप को नेता विपक्ष के तौर पर देश के सामने प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी, तो ऐसे अहम दिन पर जब देश में आजादी का पर्व मनाया जा रहा है तो उनका मैदान से गायब रहना ये ठीक नहीं। पार्टी को सर, आजादी कांग्रेस पार्टी ने हमें दिलाई थी 60-70 साल पहले। चर्चा आज की कांग्रेस की हो रही है, 70 साल पुरानी कांग्रेस की नहीं हो रही है। संबित पात्रा कुछ कहना चाहते हैं। संबित, उसी की दी हुई है, और अभी इतनी जल्दी कुछ कह देना कि कहां थे, कैसे थे, क्या कर रहे थे, तो ये हमें किसी से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। जंग आजादी की और आजादी के सर, ये सर्टिफिकेट की बात नहीं है, ये देश को आप किस रूप में देखते हैं, आजादी के पर्व को किस रूप में देखते हैं, राष्ट्र के जो इंस्टीट्यूशन है उसको किस रूप में देखते हैं? किस रूप में देखते हैं? जब देश का प्रधानमंत्री राहुल कंवल जी, जब देश का प्रधानमंत्री विदेश की धरती पे जाके ये बोलता है, एक सेकंड, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए विदेश में जाकर के, चीन में जाकर के जब देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि ये देश में पैदा होने वाले लोग 1 साल पहले तक शर्मिंदा होते थे, ये क्या प्रधानमंत्री ये राष्ट्रभक्त को कहलाएगा? चलिए, आपने अपनी बात रखी। व्यक्ति अगर संबित पात्रा उसका जवाब देना चाहते हैं। अखिलेश जी, आपने बोल दिया, इस पे जवाब दें। सर बोल दिया आपने, जवाब दे, जो भी जवाब दे, मेरा टर्म है, मैं बोलूंगा। ये होती है, इसे किस श्रेणी में रखा जाएगा? अच्छा, आपने बोल दिया, आप तो बोलते ही जा रहे, रुक तो जाइए। अच्छा अखिलेश जी, आपने अपनी बात रखी, अब 1 मिनट सब्र करके सुन भी लीजिए, फेड डाउन मेरी बात नहीं, जो मैं बोलिए संबित, कि जब एक नहीं ऐसा नहीं चलेगा कि एक ही आदमी बोलता रहे और हम सुनते रहे, ऐसा नहीं चलने वाला है। तो अरे अखिलेश बाबू, मैं आपको याद दिला दूं, ये संसद भवन नहीं है और मैं स्पीकर नहीं हूं। ऐसे लगातार आप एक तरफ से नहीं बोल सकते, प्लीज खामोश रहिए आप। संबित, आपने बात रखी, संबित उसका जवाब देना चाहते हैं। संबित बोलिए। आप सबसे कम समय हमको दिए, पिछले बार में भी आपने सबसे कम समय हमको दिया। सबसे ज्यादा आप बोल रहे हैं कि कम समय आपको दिया। जी संबित बोलिए। नहीं, पिछले बार में सबसे कम दिया था। अखिलेश जी और कांग्रेस के, अरे ये आप मेजर करते रहिए कितना समय दिया, घड़ी देखिए, मुझे उत्तर देने दीजिए। देखिए, अखिलेश जी और कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता ये जो रटन लगाते रहते हैं कि हमें सर्टिफिकेट मत दीजिए, देश की आजादी की लड़ाई हमने लड़ी है। मैं विनम्रता से आज 69th इंडिपेंडेंस डे में कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछता हूं, बताए
आदरणीय सोनिया जी और उनके पूर्वज कौन से जिले से लड़ रहे थे स्वतंत्रता की लड़ाई? सोनिया जी जो आज झंडा फहरा रही हैं, ये हिंदुस्तान में ही हो सकता है कि विदेश से कोई व्यक्ति हिंदुस्तान का झंडा फहराने का मौका उसे मिले। कौन से जिले में उनके पूर्वज लड़ रहे थे बताएं? जैसे ही राहुल कहां पे, गांधी कौन से सी जगह सवाल से वो पूछने उन्होंने की बात अपना खूब आती आया है, और संबित राहुल पात्रा गांधी के हाव भाव और बदल राहुल जाते गांधी का हैं, सुनिए, तेवर बदल जाते हैं, राहुल गांधी अग्रेसी को ने कोई गया नजर आता है। नहीं, राहुल गांधी को कोई राहुल गांधी को क्षमा करिए, वो चिट प्रिपेयर कर रहे होंगे, शाम को 2-3 जगह बोलना भी होगा ना, ANI में, आपके चैनल में इत्यादि बोलना होगा उनको, तो चिट विट लिखना भी है कि नहीं? आप क्या चाहते हैं? वो बिना प्रिपरेशन के जाएं? तो वो अपने मुख्यालय में पीछे बैठे हैं, वो चिट लिख रहे हैं, लाल पेन हरा पेन सब रखे हुए हैं, उनको छोड़ दीजिए। क्या दिक्कत है अखिलेश जी? सुबह सुबह 7 बजे लाल किला पहुंचने में परेशानी है क्या? उनको लिखने दीजिए, उनको लगता है कि इंडिपेंडेंस डे अहम नहीं है? जो चाइना आप में उनको बोला परेशान था, मत करिए, प्रधानमंत्री राहुल ने गांधी जो को चाइना परेशान में मत बोला था, करिए, उसका उनको जवाब शांति दीजिए। से चिट जो बनाने कहा दीजिए। था कि 1 साल पहले तक छोड़िए, हिंदुस्तान अरे में मैं तो राहुल गांधी के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, शर्मिंदगी छोड़िए ना, महसूस करते थे। छोड़िए, ये उनको इस पे चिट जवाब बनाने दीजिए, दीजिए, छोड़िए, छोड़ इस पे दीजिए राहुल जवाब गांधी को। दीजिए। मैं ये सीरियस क्या मुद्दे पे आना राष्ट्रभक्त चाहता कोई हूं। बोल सकता है? सीरियस कोई राष्ट्रभक्त ऐसी भाषा इस देश के लिए बोल सकता है? इसका जवाब उर्मिलेश दें। जी, आपके हिसाब से राहुल गांधी के ये इससे बड़ा लाल बात, किले इससे ना बड़ा पहुंचने बात से क्या जब हुआ? नेगेटिव मैसेज ज्यादा एक करके सब साथ वोट नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो फेटेड हट कीजिए। ऊपर कुछ कहना जी, उर्मिलेश जी, बोलिए। विदेश में ये क्या है कि 1 साल पहले तक हिंदुस्तान में पैदा होने वाले हो लोग गया ना, मैं राहुल अरे गांधी अखिलेश जी, आप अपने सांसदों से प्रभावित नजर आ रहे हैं। जवाब दे दीजिए जो आप। सांसद गया संसद में अखिलेश करते हैं जी, एकदम हो हूबहू गया। वही आप इसका आज तक जवाब के दे चैनल दीजिए। पर आके कर रहे हैं। मेरा रुकिए जवाब तो नहीं सही। दिला रहे ना, राहुल जी उर्मिलेश मेरा जी के जवाब नहीं प्रश्न दिला का रहे जवाब हैं। देने दी। नहीं देखिए अखिलेश राहुल जी जी, मेरा जवाब नहीं दिला आपकी रहे हैं। इस बात से मैं राहुल गांधी को सहमत हूं चिट कि क्या राहुल बोल दिया गांधी मैंने, जी अब को, ये शाम सोनिया तक गांधी चिल्लाते जी को रहेंगे। या नरेंद्र मोदी जी को, जिस पार्टी के भी बड़े नेता हैं, किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बड़ी मेहनत से अच्छा काम करते हुए लोग ऊपर आए हैं, हम सब उनका आदर करते हैं इस नागरिक के रूप में, जर्नलिस्ट के रूप में। हमारा बस ये कहना है जो कि उन्होंने चाइना में बोला राजनीतिक था की उसके जिंदगी बारे में बताएं, सही सर, बोला था सर, कि गलत बोला सर, था? एक राजनेता की जिंदगी में कुछ राजनीतिक शिष्टाचार भी निभाने होते हैं जी। और ये राजनीतिक शिष्टाचार जो हैं हमारी डेमोक्रेसी में मूल्य हैं, वैल्यूज हैं। जी। तो मेरा ये कहना है कि अगर उर्मिलेश जी, बहुत जल्दी एक मिनट अखिलेश जी, जल्दीबाजी में ये रिमार्क्स माने जा सकते हैं। हो सकता है जब तक ये आप न जाने वो कहाँ पे हैं, क्या नहीं, मैं है, वही कह रहा हूं, मैं हो भी सकता नहीं है तबीयत जानता। खराब- अरे कोई चिट बात बना नहीं रहे हैं, होती। छोड़ जिस- सर, दीजिए कल को जब वन रैंक वन पेंशन पे हम विरोध कर रहे थे तो तबियत ठीक थी, मैं 12 घंटे में तबियत बिगड़ गई। आप कमाल की बात करें। बहरहाल, मैं इस कहाँ वक्त पे हैं? मोदी क्यों? सरकार के वरिष्ठ मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के पास अपने मुद्दे पर दर्शकों को आवे, लेके मुद्दे जाना पर चाहता आवे, हूं। मुद्दे पे- नकवी जी, स्वतंत्रता दिवस की मुबारकबाद आपको, स्वागत है आपका आज तक पर। थैंक यू। इस वक्त जो देश भर में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो इस बात पर कि प्रधानमंत्री ने वन रैंक वन पेंशन पर एक और तारीख लगा दी। ये घोषणा नहीं की कि इस पर अमल कब से होगा। ये तारीख पर तारीख तो रेवाड़ी से लग रही है। सर, ये अमल के स्टेज पे कब पहुंचेगा? नहीं, तारीख नहीं लगाई है उन्होंने, बल्कि उन्होंने जजमेंट की डेट बता दी है। क्या है डेट, और मुझे भी जजमेंट बताइए। की डेट भी उन्होंने हम भी जो चलाएं है जरा वो- चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज। क्या है जजमेंट की डेट? इसीलिए जो है वो आपको वो बहुत जल्दी आपको वो जजमेंट की डेट भी पता लग जाएगी। और निश्चित तौर से उन्होंने जिस विश्वास के साथ, जिस यकीन के साथ जो हमारे पूर्व सैनिक भाई हैं उनको इस बात का यकीन दिलाया है कि जो आपकी तारीख पे तारीख पहले लगती रही, पिछली सरकारें लगाती रही, उन तारीखों को लगने का समय खत्म हो गया है और अब जो है वो फैसले का वक्त आ गया है। और ये बहुत साफ और बहुत स्पष्ट तरीके से सर, पर उनकी ये तो बात से महज आप, शब्द है। अंदाजा लगा सकते मैं हैं। आपको रेवाड़ी का वो बयान याद दिलाता हूं जिसमें उन्होंने कहा कि आप मुझे वोट दो, मैं पीएम बनूंगा और मेरे पीएम बनने के फौरन बाद इसे जी। लागू कर दिया जाएगा। सियाचिन ग्लेशियर की ऊंचाई पर प्रधानमंत्री जी जाते हाँ, हैं, कहते बिल्कुल। हैं कि ओआरओपी बहुत जल्द लागू करने वाले हैं। मन की बात में कहते हैं कि उनकी मन की बात यह है कि देखिए- ओआरओपी लागू हो जाए। फिर भी कहीं ना कहीं वित्त मंत्रालय के बाबू पीएम पर हावी हो रहे हैं। अब 282 सांसदों वाला पीएम और वित्त मंत्रालय के जी। बाबू उन्हें अपना काम नहीं करने दे रहे। कैसे हो रहा है सर ये? नहीं, देखिए, नरेंद्र मोदी जी पर, प्रधानमंत्री पर कोई हावी नहीं हो सकता। हाँ, अगर कोई हावी हो सकता है तो देश की जनता, एक चीज़। दूसरी चीज़, राहुल जी, एक बात बहुत साफ है, इतना समझने की ज़रूरत है, उन्होंने कोई बहानेबाजी नहीं की। उन्होंने भी किसी तरह से कोई ये नहीं कहा कि भैया ये अब नहीं हो सकता, मजबूरी है, यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी ऐसा कह रही है, वैसा कह रही है, इसलिए नहीं हो सकता। उन्होंने संकल्प के साथ कहा, विश्वास के साथ कहा कि हम इसे करने जा रहे हैं और हमने इसको करने के जो रास्ते हैं, जिन रास्तों में जो रोड़े थे, जो तमाम तरह की दुश्वारियां थी, उनको खत्म किया है।
और वो रास्ता साफ हो गया है, उसकी जल्दी ही घोषणा हो जाएगी। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम उसे नहीं कर पाएंगे, बड़ी मजबूरी आ रही है, बहुत दिक्कतें आ रही हैं, इसके पीछे कई कारण हैं। ये उन्होंने बहानेबाजी नहीं की है, बल्कि विश्वास। नकवी साहब हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में सेना के पूर्व जनरल मल्होत्रा साहब हैं, वो आपसे सवाल करना चाहते हैं। मल्होत्रा साहब, कितने निराश है आप मंत्री जी को खुद बताइए। जी जी, बहुत बहुत निराशा हुई। और आप एक अच्छी भली सहानुभूति, फौज, पूर्व सैनिक सब आपके साथ थे, बड़ी उम्मीद लगा के बैठे हुए थे। और आज जब मैंने शुरू किया तब भी मुझे पता था कि नहीं होगा। और वो इसलिए, अब एक प्रधानमंत्री जो कहता है कि मैं जो चाहता हूं वो कर सकता हूं, वो ये छोटी सी बात नहीं कर सकते, मुझे नहीं समझ आया। और आपने आज किसानों की बात की, जवानों की कोई बात नहीं की मोदी साहब ने। तो जय जवान जय किसान था, अब जय किसान की तो सब बात की, जवान की उन्होंने आज कोई बात नहीं की, सिर्फ दिलासा दिलाया, सिर्फ ये कहा कि हो जाएगा, आप उम्मीद रखें और जरूर होगा। ये काफी नहीं, ये कई दिन से बोल रहे हैं और ये उम्मीद एटलीस्ट मोदी साहब से सवाल है नहीं। सर, कब तक बोलते रहेंगे और जो कह रहे हैं वो हकीकत में कब बदलेगा? ये विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा हो रहा है। देखिए मेहरोत्रा साहब ने जो बात निराशा वाली कही, पहली बात तो मैं उनसे बहुत अदब के साथ, बहुत ही उनके उस जो देश के प्रति सेवा का उनका जज्बा है उसको सलाम करके मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि अब आप निराश मत होइए, और निराशा का वक्त गया। जहां तक सवाल है नरेंद्र मोदी जी का, नरेंद्र मोदी जी ने जिस संकल्प को दोहराया है उस संकल्प को वो पूरा करेंगे। अब थोड़े से वक्त दीजिए आप, इतना हम जरूर कह सकते हैं कि आपकी उम्मीदें थी और उम्मीदें होना जायज है। उन उम्मीदों को पूरा करने में आपकी भी अपेक्षा रही होगी, आपकी एक्सपेक्टेशन रही होगी कि वो उम्मीदें फौरन पूरी हो जानी चाहिए, जल्द पूरी हो जानी चाहिए। और जल्द पूरी हो, फौरन पूरी हो, उस दिशा में जो भी कुछ दुश्वारियां थी, क्योंकि आज का तो ये इशू है नहीं, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के समय ये इशू नहीं खड़ा हुआ, ये इशू दशकों से चला आ रहा है। और जो इशू है वो जायज है, हमने ये कभी नहीं कहा कि ये इशू नाजायज है, ये बिल्कुल जायज इशू है। हमारे जो फौज के जवान हैं, जो हमारे जो है वो जो एक्स सर्विसमैन हैं, उनकी जो है वो सारी की सारी चिंताएं हमें करनी है। और इसलिए जो है वो पूर्व डिप्लोमेट हैं जी पार्थसारथी साहब हमारे स्टूडियो में, 15 अगस्त तक का इंतजार हमारे नहीं करना स्टूडियो में पड़ेगा। है। आपके प्रधानमंत्री इन लोगों का मजाक उड़ाते हैं, पंडित कहते हैं, लेकिन पंडित साहब आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। पार्थसारथी आप पूछिए। नहीं नकवी साहब को तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, निजी तौर से जानता हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, आप बुरा ना मानिए, लेकिन ये पहले प्रधानमंत्री हैं मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं देश में जिन्होंने सैनिकों के इस तरह का आदर किया है, जिन्होंने उनको विश्वास दिलाया, जो उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण मांग है, जहां उन पर एक किस्म का बदसलूकी हो रहा था, उसको वो सीधा कर देंगे। और उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन को अनुमति दी। मैं सरकार में 37 साल रहा और एक बात आपको कहना चाहता हूं, जब तक आप वित्त मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के ब्यूरोक्रेट्स पर सख्त दबाव ना दें और उनको ये ना कहें कि ये समय सीमा दिया गया है आपको, आपका सिर्फ एक फर्ज है, आप इसको इम्प्लीमेंट करो। जब तक उस तरह की चेतावनी नहीं दी जाएगी कि कभी ना कभी तो कहना होगा कि यू बस विल हैव टू अब सेट और अ नहीं। टाइम अब ये लिमिट जो आपको सेट delaying करना पड़ेगा, tactics हैं, क्योंकि मुझे दुख हो वो रहा नहीं मंजूर है हमें। नहीं, मुझे दुख हो रहा है नकवी जी साहब। नकवी साहब, नहीं, मुझे दुख इस बात की है कि जिस तरह से बदसलूकी कल दिल्ली शहर में हमारे पूर्व सैनिकों के खिलाफ हुई, उससे मेरा दिल को बहुत चोट पहुंचा, क्योंकि मैं खुद एक पूर्व सैनिक हूं। और वो भी अंग्रेजों के शासन में नहीं, मोदी सरकार के शासन में हुआ। ये अफसोसजनक नहीं है नकवी साहब? ये सब मैं नहीं कह रहा हूं। सेनानियों पर पुलिस हमला करती है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, एक समय सीमा रखिए, नहीं होना चाहिए। और ये निर्णय जल्दी कीजिए। और जिन्होंने भी वो बदसलूकी की थी सैनिकों के खिलाफ, उनके खिलाफ कार्रवाई की। क्या होगी कार्रवाई नकवी साहब?
देखिए, जिन लोगों ने भी इस तरह की बदसलूकी की है, जिन्हें कि देश ने देखा है, निश्चित तौर से वो कभी भी न्यायोचित नहीं ठहराई जा सकती, कभी जस्टिफाई नहीं की जा सकती। और जिसमें जिन्होंने भी बदसलूकी की है उनके खिलाफ जो ज़रूरी कार्रवाई है वो होगी, उसमें कोई इफ एंड बट का सवाल नहीं है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये जो आपकी बात से हम बिल्कुल इत्तेफाक करते हैं, हम आपकी बात से सहमत है कि जो पूर्व सैनिकों का मुद्दा है, देखिए प्रधानमंत्री जी ने जिस विश्वास के साथ, जिस विकास के जुनून और जज्बे के साथ अपनी बात रखी है, हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम एक अभी पूर्व सैनिकों पे चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल जायज़ है, वो चर्चा होनी भी चाहिए। लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वन रैंक वन पेंशन का इशू क्लोज हो गया? क्या प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उनकी सरकार वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? क्या प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वन रैंक वन पेंशन का मामला जायज़ नहीं है? नहीं कहा। उन्होंने कहा यस, बिल्कुल जायज़ है, उसमें दुश्वारियां जो आपने कहा जैसा कि ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे तमाम तरह की होती हैं, उसको हम खत्म कर रहे हैं। और वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा पूरी तरह से जायज़ है और वो लागू होगा। उन्होंने इस संकल्प को दोहराया और लाल किले के प्राची से दोहराया। तो इस बात को हमें समझने की जरूरत है। वो तो सियाचिन ग्लेशियर में भी कह चुके हैं, वो तो रेवाड़ी में भी कह चुके हैं। अब सवाल ये कि कितनी दफा कहेंगे और करने और कहने में कितना फर्क रहेगा, आगे भी कहेंगे। नहीं, पर कहे ना करें, सवाल तो ये है। अभी कहा है और करेंगे भी। मैं सुनील अलग से एक सवाल पूछना चाहता हूं, हमारे साथ जुड़े हैं। अलग साहब, लगता है कि कॉर्पोरेट इंडिया से परहेज हो गया है प्रधानमंत्री को। वो एक सूट बूट इतना महंगा क्या पहना, अब तो सूट बूट के खिलाफ बोलने लग गए हैं। पूरे भाषण में उन्होंने अपनी सरकार को एक प्रो पुअर, गरीबों के हित की सरकार के तौर पर पेश करने की कोशिश की। अपने कॉर्पोरेट दोस्तों का कहीं पर भी जिक्र नहीं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार की छवि जो एक प्रो कॉर्पोरेट बन रही थी, उसको बदलने की मोदी साहब की यह कोशिश है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो कहता हूं कि अगर ये प्रो कॉर्पोरेट और प्रो पुअर जो हुआ है, सिर्फ मीडिया का प्रेजेंटेशन हुआ है। वो कहते हैं देखो, अगर नौकरी मिलना है तो नौकरी कौन देगा? इट इज ओनली द इंडस्ट्रियलिस्ट। अगर फैक्ट्री नहीं लगेगी, रास्ते नहीं बनेंगे तो नौकरी कहां से आएगी? तो क्वेश्चन इज दैट यू कैन नॉट सर्वाइव इंडस्ट्री के बिना, और पुअर आदमी को इंडस्ट्री को सपोर्ट करना है। मोदी जी ने कभी ये नहीं कहा था कि मैं सिर्फ इंडस्ट्री को करूंगा। उनका देखो आज जो स्पीच है, सब लोग भूल गए हैं सिर्फ यूरोप पे। मैं तो कहता हूं यूरोप की इशू होनी ही चाहिए, बट एक ही लाइन पे आप लोगों ने सब अंदर कर दिया कि भाई यूरोप नहीं हो रहा है। इंडिपेंडेंस डे में उन्होंने क्या कहा कि जो भी इंडस्ट्री लगाएगा, जो भी एम्प्लॉयमेंट ज्यादा देगा, मैं उनको दूसरा स्कीम दूंगा। वो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए तो है कि अगर आप आएंगे तो आपको टैक्स रिलीफ मिलेगा, ये मिलेगा, कम से कम जब आप नौकरी देंगे। अगर आप नौकरी नहीं देंगे तो मैं आपको नहीं करूंगा। वो तो भूल ही गए आप। यू आर नॉट, आप लोग कोई भी अटेंशन नहीं दे रहे हैं पूरे स्पीच के बारे में। आप एक ही पॉइंट लेके सब लोग यूरोप पर ही लगे हुए हैं, जैसे लोग कह रहे थे। मैं तो कह रहा हूं यूरोप इशू है। अब यूरोप पे सिर्फ इतना मेरा ख्याल है, अब किसी ने मेरे साथ बात नहीं की है, एक फाइनेंशियल लायबिलिटी जो मेरे ख्याल पीपल समझ नहीं रहे हैं। अगर वन ऑफ होता है कि संजो आज के बाद हम आगे नहीं जाएंगे, सर, जो आर्मी है, जो है आज के मुझे आश्चर्य है इस बात का कि आप पूर्व सैनिकों की वाजिब मांग को, पूर्व सैनिकों की वाजिब मांग को आप फाइनेंशियल लायबिलिटी कहते हैं। नहीं, अलग साहब, कमाल है। ये वो लोग हैं जिन्होंने सरहद पर अपनी जिंदगी काट दी। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी हमारे देश की हिफाजत के लिए। उनकी मांग को आप लायबिलिटी नहीं कह सकते हैं। राहुल, 1 सेकेंड। राहुल, आप मेरे साथ बात करें। मेरे पूरे कजन ब्रदर्स ऑल इन द आर्मी। My wife के वो नेताजी के आर्मी, they were prisoners of war in Singapore. So I'm not anti-army. All I'm saying is they want to understand it and put it in a manner. नहीं, पर अहम सवाल ये है कि it's a liability forever. सर, अगर आप जो नकवी साहब से भी सवाल है, ठीक है, ये बात आपकी वाजिब है। नकवी साहब से भी ये सवाल है कि ये तो जब 15 महीने पहले जब वादा किया नकवी साहब, तब आपने सोचा नहीं था। ठीक है, जब सियाचिन में दोहराया तब आपने सोचा नहीं था। अब आपको उसमें पेच नजर आ रहे हैं जब वायदे किए गए। अलग साहब, आपने कहा मैं मंत्री साहब से सवाल पूछना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले लूंगा एक छोटा सा ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे और नकवी साहब से पूछेंगे कि जब वादा शुरुआत में किया गया तब क्या मामले की पेचीदगियों पर नजर नहीं थी हमारे प्रधानमंत्री की?